नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब, जय माता दी की साहब। आज हम चर्चा करेंगे हमारे एक पड़ोसी देश, देख रहे होंगे आप, श्रीलंका। और आजकल आप मीडिया में देख रहे होंगे, चारों तरफ एक हाहाकार सा मचा हुआ है कि साहब श्रीलंका में इकोनॉमिक्स क्राइसिस इतनी बुरी तरह से हो गया और वहाँ जनता पब्लिक बुरी तरह से मर रही है। स्थितियाँ इतनी नाजुक हैं। कल्पना कीजिए कि आप बाज़ार में जा रहे हैं और आपको ज़रूरत का सामान नहीं मिल रहा है। कल्पना कीजिए आप पेट्रोल पंप जा रहे हैं और वहाँ आपको फ्यूल नहीं मिल रहा है। कल्पना कीजिए आप अपने बच्चों के लिए, आपको जब सुबह पता चलता है कि एग्ज़ाम्स निरस्त हो गए हैं, कारण सारा ये है क्योंकि एग्ज़ाम में पेपर छापने के लिए सरकार के पास कागज़ खरीदने के लिए पैसा तक नहीं है। ये स्थितियाँ हैं वर्तमान में सरकार की। और ये जो सारी स्थितियाँ हैं, क्यों हुई ऐसा? श्रीलंका जो है, कभी सोने की लंका कहा जाने वाला ये देश, किस तरह से इसकी लंका लुट गई, सारी चर्चा हम इसमें करेंगे। और मुख्य रूप से मैं मानता हूं कि इस क्राइसिस के बहुत हद तक, इन जनाब को देख रहे हैं आप, गोटबाया राजपक्षे साहब, इन्होंने श्रीलंका, इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। और इनकी नीतियां किस तरह से जिम्मेदार रही, मैं सारी चर्चा इस वीडियो में आपके साथ करने वाला हूं। अब हम चलते हैं, पहले थोड़ा श्रीलंका के बारे में हम देख लेते हैं कि श्रीलंका के पृष्ठभूमि क्या है। श्रीलंका दक्षिणी भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है, भारतीय उपमहाद्वीप से लगता हुआ देश है और भारत के दक्षिणी सीमा से मात्र 31 किलोमीटर की दूरी पर यह देश शुरू हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो देश है, इसका इतिहास और इसकी संस्कृति और थोड़ी सामान्य जानकारी मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ। ये देश भारत की तरह ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा रहा है। भारत 1947 में आज़ाद हुआ और ये देश श्रीलंका जो है 1948 में देश ब्रिटेन से आज़ाद हुआ और उसके बाद में इसने अध्यक्षीय प्रजातंत्र प्रणाली जो शासन की है उसको अपनाया। अब हम बात करते हैं, ये एक बिल्कुल छोटा सा देश है। क्षेत्रफल की बात करें तो ये मात्र 65,610 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक छोटा सा देश है। जनसंख्या की बात करें तो इस पूरे देश की, इस द्वीपीय देश की जनसंख्या मात्र 2.5 करोड़ के लगभग है। और आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कि ये देश किस तरह से बर्बादी के कगार तक पहुंच गया, किस तरह से लोग वहाँ बर्बाद हो रहे हैं और ऐसी स्थितियाँ क्यों आई और हमें सबक लेने की क्या ज़रूरत है, हम क्या सीखें इससे, कहीं ऐसी स्थितियां हमारी नहीं हो जाएं। मैं आपको फिर एक बार स्मरण करवा दूं कि आज जो स्थिति श्रीलंका की है, निकट भविष्य में देख लेना आप, हमारे पड़ोसी देश, एक और पड़ोसी देश है पाकिस्तान, बहुत जल्दी ही वो भी इसी स्थिति में पहुंचने वाला है और उनसे ये स्थिति संभलेगी भी नहीं। तो हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले श्रीलंका के वर्तमान हालात की स्थितियाँ ये हैं कि बच्चों की परीक्षाएँ तक रद्द करनी पड़ गई हैं। कारण ये है क्योंकि सरकार के पास पेपर छापने के लिए और आंसर शीट के लिए कागज़ उपलब्ध नहीं है और विदेश से आयात करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं, ताला लग गया है उन पे, हॉस्पिटल्स में दवाएं नहीं हैं, गंभीर बीमार लोगों के लिए ऑपरेशन के लिए लाइट नहीं है, कोयला ख़त्म हो चुका है, डीजल खरीद नहीं सकते। इस सब का कारण ये है कि सरकार के पास जो उसका विदेशी मुद्रा भंडार है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और उसकी स्थिति ये एक दिन में नहीं हुई स्थिति, धीरे धीरे पिछले 5-7 साल से ये स्थितियाँ धीरे धीरे चलती रही और उसमें परिस्थितियाँ इंक्लूड होती गई और आज ये देश बर्बादी के कगार पे आकर के खड़ा हो गया है। अब हम बात करते हैं कि वर्तमान स्थितियों की। वर्तमान स्थितियाँ ये है, यहाँ पर महंगाई आसमान को छू, ये GDP बिल्कुल डाउन चली गई है और श्रीलंकन जो रूपी है, करेंसी जो है वहाँ की, वो बिल्कुल गलत में गोता लगा रही है। पैसा होते हुए भी लोगों को मार्केट में ज़रूरत का सामान उपलब्ध नहीं है। ये स्थिति श्रीलंका की है। परेशान जनता ने सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन छेड़ दिया है और वो एक ही बात करे कि इन साहब को हटाइए साहब यहाँ से। सारी करा धरा जो करतूतें हैं वो इन्हीं महोदय की हैं। सरकार इनके खिलाफ खड़ी हो गई है और सरकार की स्थिति यह है कि इस आर्थिक संकट के साथ साथ राजनीतिक संकट भी यहाँ पर खड़ा हो गया। और राजनीतिक संकट भी कैसा? सरकार के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। बहुत से इनके साथी राजनीतिक पार्टी के वो इनका साथ छोड़ करके जा चुके हैं। और अभी 3 दिन पहले की बात है, महोदय ने एक वित्त मंत्री को नियुक्त किया था कि आप स्थिति को संभालिए, लेकिन वित्त मंत्री महोदय सिर्फ एक ही दिन में सारा बर्बादी देख करके वो छोड़ के जा चुके हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब हम बात करेंगे कि इन वर्तमान परिस्थितियों के लिए जो श्रीलंका के हालात जो है आपातकाल इन्होंने लागू कर दिया है और
सारा जो आप महोदय बता रहे हैं कि ये जो सारी स्थितियां हैं, हाँ आर्थिक संकट है, हम इससे निपटने की कार्रवाइयां कर रहे हैं, लेकिन महोदय कह रहे हैं कि ये सारा विपक्ष का किया हुआ है। अब हम चलते हैं एक निष्पक्ष एनालिसिस की तरफ। ये क्यों हुआ, तो आपको देखिए मैं समझाता हूँ सारी चीज़ें। देखिए वर्तमान जो स्थितियां हैं वो इस तरह की हैं, हालात बेकाबू हो चुके हैं, आपातकाल लग चुका है, जनता त्राही त्राही कर रहा है, न उसको खाने का सामान मिल रहा है, न उसे पीने के लिए पानी मिल रहा है, और न उसे बिजली मिल रही है, और न उसे डीजल और पेट्रोल मिल रहा है। हॉस्पिटल्स के हालात ये हैं कि दवाएं ख़त्म हो चुकी हैं, और इसी के साथ साथ मैं आपको देखिए दिखा देता हूँ किस तरह से वहाँ पर पूरा श्रीलंका जल रहा है, लोगों के हालात क्या हैं आप से छुपे हुए नहीं हैं, और मैं दिखा सकता हूँ आपको। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो स्थितियां हैं ये क्यों आई, श्रीलंका इस कगार पर पहुंचा कैसे, इन सब पे चर्चा करेंगे। और इसके जो मुख्य जो कारण हैं वो 2007 से शुरू होते हैं। भारतीय प्राचीन, सबसे प्राचीन एक हमारा दर्शन है, और चारवाक दर्शन में एक श्लोक है, वो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। वो श्लोक मुझे अच्छी तरह से याद है, और वो श्लोक इस तरह से है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कर्तवा घृतम पिवेत। यानी उसका अर्थ ये है कि आप जब तक जियो सुख से जियो, अपना जीवन यापन मस्ती से व्यतीत करो, चाहे उसके लिए आपको कर्ज ही क्यों न लेना पड़े। लगता है मुझे श्रीलंका के हुक्मरानों ने इस श्लोक को थोड़ा सीरियस ले लिया, और सीरियस लेकर के जनाब ने कर्जा इतना बढ़ा लिया विदेशों का, और वो भी विदेशों की शर्त पे, और विदेशों की शर्त पे विशेषकर चीन का कर्जा इतना चढ़ गया कि उसकी देनदारियां अब श्रीलंका से चुकता नहीं हो रही हैं। इन्होंने एशियन बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और चीन से विशेषकर इतने ऋण ले लिए जो अनुत्पादक प्रोजेक्टों में लगाया जहां से रिटर्न नहीं हुआ, और ऊपर से काम कर दिया भुगतान असंतुलन ने। भुगतान असंतुलन श्रीलंका विशेषकर क्या है, जबकि श्रीलंका में विशेषकर रबर, चाय और मसाले ज़्यादा निर्यात होते हैं, और इन चीज़ों की वजह से उसका निर्यात कुछ जो संतुलन बना हुआ था वो बिल्कुल गड़बड़ा गया। जो भी कर्जा लिया उसने ऐसे अर्निंग प्रोजेक्ट्स में लगा दिया जहां से रिटर्न नहीं आया, और धीरे धीरे वो प्रोजेक्ट अनुपयोगी होकर के सिद्ध हो गए। जितना भी कर्जा लिया गया था वो सारा उनकी शर्तों पर था, और वर्तमान स्थिति ये आ गई है कि श्रीलंका का जो आपको मैं दिखाऊं, उनका जो कंप्लीट जो है अंतर्राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा जो भंडार है वो बिल्कुल उनका खाली हो चुका है, और उसमें अब सरकार के पास खरीदने के लिए बिल्कुल पैसा नहीं बचा है। सरकार तेल नहीं खरीद सकती, सरकार ज़रूरत का सामान दूसरे देशों से आयात नहीं कर सकती, और ये सारी स्थितियां, उसका नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका का जो मार्केट है वो बिल्कुल बंद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब हम चर्चा करेंगे, देखिए कि सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं श्रीलंकन जो सबसे जो बड़ा कारण है उसको मैं बता रहा हूं कि सरकार का विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल खाली हो चुका है, और लंका की लंका लग चुकी है, और इन्होंने इतना कर्ज ले लिया, इतने उस कर्ज से गुलछर्रे उड़ा लिए कि अब स्थितियां संभलते नहीं बन रही हैं। श्रीमान राजपक्षे के सामने इधर जाएं तो कुआं है और इधर जाएं तो खाई है, करूं तो करूं क्या, ये स्थिति उनके सामने आ चुकी है। और स्थितियां यहां तक आ गई है कि मात्र श्रीलंका के पास अब 17,000 करोड़ विदेशी मुद्रा भंडार का जो उनका जो खजाना है वो बचा है, और उससे क्या क्या वो खरीद सकते हैं, क्या नहीं खरीद सकते, ये उनकी समझ से बाहर हो गया है। इन सब का कारण क्या रहा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बात लेके चलूँ विदेशी जो कर्ज है, विशेषकर चाइना का। चाइना ने अपनी शर्तों पर इनको कर्जा दिया, और चाइना की एक नीति रही है, आप सब जानते हैं, फिर भी मैं आपको बताए दे रहा हूँ कि चाइना क्या चाहता है, भारत को चारों तरफ से सामरिक दृष्टि से घेरना चाहता है, क्योंकि चाइना ये अच्छी तरह से जानता है कि इस उपमहाद्वीप में और विशेषकर एशिया में अगर कोई देश उससे मुकाबला कर सकता है हर स्थिति में तो वो है भारत, क्योंकि पूरे विश्व में इस समय दो ही इकोनॉमी ऐसी हैं जो द्रुत गति से बढ़ रही हैं, नंबर 1 चाइना और नंबर 2 भारत। चाइना कभी नहीं चाहता कि भारत उसका मुकाबला करे, भारत तीव्र गति से आगे बढ़े, इसलिए वो भारत को घेरने के लिए चारों तरफ जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनको अपने कर्ज के जाल में फंसा करके विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर उनको अपने जाल में फंसा रहा है, और स्थितियां यही आ रही हैं। जैसा मैंने अभी पीछे भी आपको बताया था कि ये स्थिति श्रीलंका की नहीं, आने वाले दिनों में पाकिस्तान की यही स्थिति होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका से बुरी तरह से, इससे भी ज़्यादा कहीं वो चाइना के कर्ज में उलझा हुआ है,
और आप देखना आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा क्राइसिस आपको हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। अब हम देखिए बात करते हैं विदेशी कि आखिर ये स्थितियाँ आई क्यों और हमें इससे क्या सबक लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि महोदय ने चाइनीज़ कर चीन के साथ साथ विदेशी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, एशियन बैंक से इन्होंने जो कर्जा लिया उसकी शर्तें बहुत हार्ड थी और ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाया जो अनुपयोगी सिद्ध हुए, वहाँ से कुछ रिटर्न नहीं हुआ। परिणाम ये हुआ कि विदेशी मुद्रा भंडार जो था इनका धीरे धीरे कम होता गया और पिछले 2 साल में 70% तक की उसमें कमी आ गई। अब हम चलते हैं दूसरे कारण पे। कारण दूसरा ये रहा कि धीरे धीरे जो श्रीलंका का भुगतान संतुलन है वो गड़बड़ा गया। आप अच्छी तरह से जानते हैं, अगर कोई भी इकोनॉमिक्स का जानकार है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जानकार है तो उसको अच्छी तरह भली भांति पता है कि भुगतान संतुलन, जब आपका निर्यात बढ़ेगा और आयात कम होंगे तो आपका विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। विदेशी मुद्रा भंडार के लिए मैं आपको बता दूं कि 3 इसके मुख्य स्रोत हैं। पहला तो है आप निर्यात बढ़ाइए, दूसरा है विदेशी निवेश लाइए और तीसरा होता है टूरिज्म। श्रीलंका टूरिज्म पर डिपेंड देश है। हालांकि सबसे जो खास बात है श्रीलंका की, लगभग 15% जीडीपी का हिस्सा श्रीलंका का टूरिज्म से आता है। तो ये चीज़ें, निर्यात कम होते गए और आयात बढ़ते गए। भुगतान असंतुलन की समस्या से विदेशी मुद्रा भंडार में माइनस की गति चलती रही और ये दिन देखने पड़े। फिर तीसरी जो बात है वहाँ पर वर्तमान जो साहब हैं, कौन, गोटबाया राजपक्षे साहब, इन्हें इनकी कुर्सी इतनी प्यारी हो गई, सॉरी माफ़ करना, इन्हें इतनी, आपको कुर्सी इतनी प्यारी हुई कि इन्होंने अपनी सरकार बचाने के लिए नए चुनाव में अपनी सत्ता वापसी के लिए इस तरह की घोषणाएं की, इस तरह की व्यवस्थाएं और इस तरह की नीतियां लेकर के आए कि इन्होंने इस देश की लंका लगा दी, देश का भट्टा बैठा दिया। और वो क्या थी मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने अभी ताज़ा 2-2.5 साल पहले जब चुनाव हुए तो इन्होंने ऐसी रियायतें दे दी, टैक्स कम कर दिए गए, किसानों को रियायतें दी गई, मुफ्त की योजनाएं चला दी गई, जिससे देश धीरे धीरे गर्त के उस गहरे कुएं में जा कर के डूब गया। तीसरी जो मुख्य जो कारण था वो रहा इनका उर्वरक प्रतिबंध। इन्होंने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका में सभी तरह के रासायनिक उर्वरकों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका नतीजा ये हुआ, 2 तरफ से इस पर मार पड़ी। एक तो जो भी जितने भी उत्पादक इकाइयाँ थी इन चीज़ों की वो सारी बंद हो गई और बंद होने की वजह से उनका उत्पादन बिल्कुल बंद हो गया, तो वहाँ बेरोजगारी बढ़ी। और दूसरा इसका जो नतीजा था वो ये निकला कि देश की उर्वरों की बिना यूज के कारण श्रीलंका में जो कृषि उत्पादन था वो एकदम से नीचे आ गया, अनाज की कमी हो गई। कृषि उत्पादनों की भी इन्हें आयात करना पड़ा विदेशों से। और रही सही जो कसर थी वह आपके कोविड ने पूरी कर दी। जब 2020 में कोविड आया तो मैं जैसे पहले ही बता चुका हूं कि ये देश पर्यटन पर ज़्यादा डिपेंड देश है। 15% जीडीपी का हिस्सा इस देश को टूरिज्म से आता है और विशेषकर इंडियन लोगों के लिए तो ये सस्ता और सुंदर पिकनिक स्पॉट्स है। वैसे भारत से इसके ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं प्राचीन काल से ही, और सामरिक दृष्टि से ये द्वीप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये देश, ये पड़ोसी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम बात करते हैं कोविड की वजह से क्या हुआ। कोविड की वजह से यहाँ का टूरिज्म बंद हुआ और इसमें आग में घी का काम एक और हुआ। 2021 में, अगस्त 2021 में यहाँ ईस्टर बम ब्लास्ट हुए थे विभिन्न पूरे देश में विभिन्न चर्चों में एक साथ ब्लास्ट हुए, जिनमें लगभग 270 लोगों की मौत हो गई, जिससे विदेशी टूरिज्म बिल्कुल बंद हो गया। पर्यटक लोगों ने आना बंद कर दिया और रही कहीं कसर फिर कोविड ने पूरी कर दी। टूरिज्म सेक्टर बिल्कुल बर्बाद। और वर्तमान स्थिति ये है कि राजपक्षे महोदय के पास कुछ भी नहीं है। और मैं आपको इसमें एक बात और बता दूं कि वर्तमान स्थिति का मैंने आपको पूरा जिक्र कर दिया। आप देख भी रहे होंगे, आप पढ़ भी रहे होंगे, आप सुन भी रहे होंगे कि श्रीलंका बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। प्रयास किए जा रहे हैं कि उनकी इकोनॉमी की वापस पटरी पर आए, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत कठिनाई होगी, बहुत चुनौतियों वाला ये काम है। देश बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। ऐसी स्थितियों में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। हमारे देश में भी कुछ इस तरह की होड़ चल पड़ी है। मुफ्त की योजनाएं, मुफ्त का सामान लोगों तक देना, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए सिर्फ मुफ्त के लॉलीपॉप बांट रही हैं। इस पे कहीं ना कहीं देश पर नेगेटिव प्रभाव उसकी इकोनॉमी पर पड़ता है। तो अगर ये स्थिति चलती रही तो भारत पे भी कर्ज बहुत है, कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है।
तो कहीं ऐसी स्थिति श्रीलंका वाली नहीं आ जाए। हालांकि भारत देश की इकोनॉमी बहुत मजबूत है, ग्रोथ बहुत मजबूत है, यहाँ का ये जो सेक्टर्स हैं वो सारे बहुत मजबूत हैं। यहाँ पर जो आपका मानव संसाधन है या जो नेचुरल संसाधन है उनकी भरमार है, लोग मेहनती हैं। ऐसी स्थितियाँ नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर इस तरह की नीतियाँ चालू रही, बिना सोचे समझे इस तरह की नीतियाँ हुई, तो ये स्थिति होते हुए देर नहीं लगेगी। श्रीलंका में सरकारी जो नीतियाँ थी, ये जो इतनी जिम्मेदार रही, इन्होंने कुछ भी प्रयास नहीं किया और धीरे धीरे देश इस हालात में पहुंच गया। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो और ये जानकारी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस तरह की नई जानकारियाँ, इस तरह के नए आपको टॉपिक्स पर बहुत ही शानदार बातें, शानदार नॉलेज की बातें मैं आपको इस चैनल पे बताता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन भाई साहब नीचे, हाँ नीचे दबा दीजिए यार, इसको दबा दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे फिर नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।